हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। एग्जाम की तैयारी चल रही होगी तो आइए देखते हैं आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक है हमारा क्लास 12 से ट्रांसफॉर्मर। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसके डेरिवेशंस एग्जाम में आए हैं, कई बार न्यूमेरिकल आया है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पर रिलेटेड आ ही जाता है एग्जाम में 12th क्लास में। तो 12th क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर है जो हमारे गली मोहल्लों में हमारे घर के लिए बिजली सप्लाई को करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। तो देख लेते हैं ट्रांसफार्मर को कि ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा, किस तरह से इसको तैयार करना है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बारे में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी, ये सब चीजें शुरुआत से देखेंगे हम। बिल्कुल एक 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 करके देखना है ट्रांसफार्मर को। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार करना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये सभी के पास स्क्रीन पर आई है। ये स्ट्रक्चर एक ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो ट्रांसफार्मर की है, ये हमारे मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें होती है, जो इलेक्ट्रिक की दुकानें होती हैं, या जो हमें बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, या जो छोटे छोटे हमारे पास घर में डिवाइस लगे होते हैं, उन डिवाइस में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का ट्रांसफार्मर लगा होता है। इस ट्रांसफार्मर पर लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखेंगे, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट एसी पर काम करेगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, और 1000 मिली एम्पियर तक करंट को सपोर्ट कर सकता है। ये इस ट्रांसफार्मर के बारे में दिया हुआ है। इसमें देखो दो तरफ से वायर्स गई हुई हैं, दो तरफ से रेड कलर की वायर दिखा रखी है और ब्लू कलर की वायर दिखा रखी है। यानी कि एक तरफ से वायर में हम सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से वायर में हम सप्लाई लेते हैं। कुछ इस तरह की भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होगी जब कभी जाते होंगे रोड पर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। ये भी ट्रांसफार्मर, ये भी ट्रांसफार्मर है। बट एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर है, ये इसका बॉक्स है। इतना सारा जो डिवाइस इसमें लगा हुआ है, ऊपर एक टैंक लगा हुआ है, इसमें हम तेल भर देते हैं। कुछ साइडों में इस तरह से लगे हुए हैं हवा जाने के लिए, ताकि ट्रांसफार्मर को कूल करा जा सके। और एक पूरा का पूरा लोहे का बर्तन रखा हुआ है, एक पूरा का पूरा वेसल है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर इस सब के अंदर है। ये जो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये इसको कूल करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए बनाई गई है। जो एक्चुअली ट्रांसफार्मर है, वो जो ये लोहे का बॉक्स है, इसके अंदर मिलेगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर को हम बिजली के खंभों पे लगा देखते हैं। ये वही ट्रांसफार्मर जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है, वही ट्रांसफार्मर है ये। बिजली घर के अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का जो हमारे आसपास में बिजली घर होते हैं, उनमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर जगह जगह करके रख दिए जाते हैं। इस तरह के कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है वो ये है। आयरन की कुछ कोर्स होती हैं, उन आयरन की कोर्स पर कॉपर की बाइंडिंग कर दी जाती है। आयरन की कोर्स पर क्या करते हैं, कॉपर की बाइंडिंग। ये लेमिनेटेड आयरन कोर होती है। एक तरफ से जिसको हम सप्लाई देते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जहां से हम सप्लाई लेते हैं इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को लो कर देते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात देखें, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात देखें, तो सपोज करो ये हमारे पास में क्वाइल्स हैं, ये हमारे पास में क्वाइल्स हैं, ये आयरन की कोर होती हैं। इन आयरन की कोर पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करना है, प्राइमरी कोर में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। प्राइमरी कोर्स में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम। जबकि जो सेकेंडरी बनाई, जो दूसरी वाइंडिंग हमने करी है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि यहाँ पर N1 कम होता है N2 से, तो हमारे पास बनता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हम इसका वाइस वर्सा कर दें, ये 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 मैं गलत बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर N2 ज्यादा है N1 से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन नहीं है। कौन सा है ये, स्टेप अप। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगर सेकेंडरी की वाइंडिंग ज्यादा है, सेकेंडरी की वाइंडिंग ज्यादा है, सेकेंडरी की वाइंडिंग ज्यादा है, फिर सुन लो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। बट अगर सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, अगर सेकेंडरी की वाइंडिंग क्या है, कम है, सेकेंडरी की वाइंडिंग अगर कम है, प्राइमरी की वाइंडिंग ज्यादा, ऐसे करके भी हम ट्रांसफार्मर को शो कर सकते हैं एग्जाम में। ऐसे करके भी ट्रांसफार्मर को हम शो कर सकते हैं एग्जाम में। तो अगर प्राइमरी की वाइंडिंग ज्यादा है और सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, तो ये हमारे पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर पेपर पे ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, तो हम सिंपली ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। जरूर नहीं है कि हम बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे। दो लाइन हमने क्या शो कर दी, हमारे पास आयरन कोर है और यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग बना दी। केवल इतना डायग्राम एग्जाम में बनाना है। प्राइमरी लिख दो और एक तरफ सेकेंडरी लिख दो,
ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया। तो अगर पेपर में ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाने के लिए आए या ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ आए या कहीं पर ट्रांसफार्मर जैसी डिवाइस लगानी हो तो हम सिर्फ ये डायग्राम बना सकते हैं, इससे ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम कुछ इस तरह का डायग्राम बना दें तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। बट ट्रांसफार्मर के लिए जो तुम डायग्राम बनाओगे वो कुछ इस टाइप का ही बनाओगे, ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर के केस में। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर देखे भाई हमने, कुछ इस तरह के हो सकते हैं ट्रांसफार्मर, ये याद रखेंगे हम। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर होंगे हमारे पास में। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शंस में लिखना क्या क्या है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हमको लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पर आ जाते हैं कि भाई अगर ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पेपर में लिखने के लिए आ गई तो हम क्या लिखेंगे। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमको दिखा रखी है, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमको दिखा रखा है। ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है। क्या चीज है ट्रांसफार्मर? ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा जो कन्वर्ट करेगा अल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को, याद रखना है, अल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को इनटू हाई वोल्टेज में, या हाई वोल्टेज को इनटू लो वोल्टेज में। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज इंक्रीज कर देता है उसको स्टेप अप बोल देना, और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है उसको स्टेप डाउन बोल देना। कभी कभी पेपर प्रिंसिपल लिखने के लिए आता है, प्रिंसिपल। तो एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इसमें होता क्या है इस प्रिंसिपल में कि मैग्नेट के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, मैग्नेट के चेंज होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनता है। तो ट्रांसफार्मर में भी कुछ ये प्रिंसिपल यूज होता है। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है तो इस अल्टरनेटिंग करंट देने की वजह से, इस अल्टरनेटिंग करंट को देने की वजह से एक्चुअली क्या होगा, जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो देखना होता क्या है, क्या होगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया तो जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इस प्राइमरी वाइंडिंग में पास होता है तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, चेंजिंग करंट, इसको चेंजिंग करंट बोलेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होती है, क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। और जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी वाली कॉइल से पास होगी, जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से पास होगी तो सेकेंडरी कॉइल एक करंट इंड्यूस्ड कर देगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड कर देगा। यानी कि हमने ईएमएफ यहां पर दिया था और हमको ईएमएफ यहां मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अगर ये ईएमएफ वाइंडिंग ज्यादा है, यहाँ पर सेकेंडरी कोर की वाइंडिंग ज्यादा है तो स्टेप अप कर देगा, और सेकेंडरी की वाइंडिंग अगर कम है तो स्टेप डाउन कर देगा। तो इस प्रिंसिपल अगर हम देखें, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम इसको कहेंगे व्हेन ए चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द अनदर कॉइल। जब हम चेंजिंग करंट पास करेंगे किसी कॉइल से, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, कहां पर सेटअप हो जाएगा, ये अनदर कॉइल में, किसी दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं भैया, ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होगी, ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला है क्लास 12th में, ईएमएफ का फॉर्मूला है क्लास 12th में, याद रखना है तुमको, अभी तुमको याद रखना है, याद रखना है इसके ऊपर क्या फॉर्मूला है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्राइमरी कॉइल है तो 1 लगा दिया, ई से डिनोट करते हैं, ये क्या लिख रखा है, ई लिख रखा है, प्राइमरी कॉइल है तो 1 लगा दिया, E1 इज इक्वल टू, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, जितने नंबर ऑफ कॉइल से प्राइमरी में, जितने नंबर ऑफ कॉइल से प्राइमरी में, N1 लिख देंगे हम, जितने नंबर ऑफ कॉइल से प्राइमरी में, और D5 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, 5 मींस फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइम। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, जनरेट होना है। जो सेकेंडरी कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, N2 रहेंगे। सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे बच्चों, N2 होंगे। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा वो हो रहा होगा d5/dt। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, डिवाइड।
यहां से ये कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचा? रिजल्ट बचा हमारे पास E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या रिजल्ट बचा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, या रिवर्स कर दो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें अपनी वोल्टेज की, अगर हम बात करें वोल्टेज की, अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जितना हम प्राइमरी वोल्टेज देते हैं, जितना हम प्राइमरी वोल्टेज देते हैं, इतना ही प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो E इज इक्वल टू ईएमएफ, E1 इज इक्वल टू हो गया, यानी कि E2 अपॉन E1 आउटपुट ईएमएफ और अपॉन में इनपुट ईएमएफ के बराबर हो सकता है। आउटपुट ईएमएफ और इनपुट ईएमएफ के क्या हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है। E2 upon E1 is equal to output EMF upon input EMF is equal to N2 upon N1। तो पेपर में अगर इतना भी लिखा छोड़ दो, इतना भी लिखा छोड़ दो, तो भी हमको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, पूरे मार्क्स हमको मिल जाते हैं। ये हमारे पास में कुछ जो है जरूरी बातें थी ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, जब ट्रांसफार्मर में करंट चलेगा एनर्जी लॉस होगा। तो दो तरह के एनर्जी लॉस लिख सकते हो, काफी एनर्जी लॉस होते हैं। कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर से बनी होती है, कॉपर लॉस, कॉपर की वजह से ट्रांसफार्मर कुछ एनर्जी को लॉस करता है, और अगर हमें इस एनर्जी लॉस को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, कॉपर की थिक वायर यूज करनी चाहिए। कॉपर की कैसी वायर यूज करनी चाहिए, कॉपर की थिक वायर। तो कॉपर लॉस हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर्स ऑफ लो रेजिस्टेंस। अच्छा, ऐसी एडी करंट लॉस होता है, अगर हमें एडी करंट लॉस को कम करना है तो हमको लेमिनेटेड आयरन कोर ट्रांसफार्मर में यूज करनी चाहिए। कैसी कोर यूज करनी चाहिए, लेमिनेटेड आयरन कोर। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर हम बात कर ले, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हमारे घर के हर एक अप्लायंसेस में लगे होंगे, रेडियो रिसीवर में लगा होगा, टेलीफोन में लगा होगा, लाउड स्पीकर में लगा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम कर देता है, टीवी में भी लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में लगा होगा, एयर कंडीशनर में भी लगे होते हैं। तो हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज है। अगर हमको वोल्टेज लो करनी है तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए, अगर हमको वोल्टेज हाई करनी है तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए। बट याद रखना, ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज पर काम करता है, डीसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो ये कैसा लगा ट्रांसफार्मर का टॉपिक, आप हमको लाइक कीजिए, कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई नई वीडियोस तुमको इस तरह की भेजते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।